फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही अजीब सी छवि बना दिया है। मतलब डीएनए टेस्ट को लेकर। हाँ बिल्कुल। एक टिपिकल सीन होता है जहाँ किसी किरदार को शक होता है और वो चुपके से बच्चे के सिर का एक बाल तोड़ लेता है या फिर कोई इस्तेमाल किया हुआ टूथब्रश उठा लेता है। सही कहा। और अगले ही सीन में आप देखते हैं कि वो एक हाईटेक लैब में खड़ा है। हाँ। और एक साइंटिस्ट उसे लिफाफा थमाते हुए कहता है कि रिपोर्ट आ गई है। बस मिनटों में एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझ जाता है। जैसे कि डीएनए टेस्टिंग कोई जादुई छड़ी हो, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस वास्तविकता पर बात करने वाले हैं वो इस फिल्मी दुनिया से कोसों दूर है। बहुत दूर। हकीकत में अदालतें ऐसे काम नहीं करती। एकदम सही। आज हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से लिए गए कुछ बेहद दिलचस्प और विस्तृत नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। ये नोट्स काफी गहन हैं। हाँ, इन नोट्स में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन बाजपेयी ने यह स्पष्ट किया है कि जब बात बच्चे के पितृत्व यानी पैटर्निटी पर उठने वाले सवालों की आती है तो असल जिंदगी की अदालतें केवल एक बाल या शक के आधार पर काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं, इसका एक पूरा कानूनी ढांचा है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि विज्ञान की इस असीमित ताकत और एक इंसान की गरिमा के बीच अदालतें कैसे एक रेखा खींचती हैं। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये विषय सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और रिश्तों की बुनियाद का है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो समाज में डीएनए टेस्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। भ्रांति मतलब किस तरह की गलतफहमी? लोगों को लगता है कि अदालत का दरवाजा खटखटाना और डीएनए टेस्ट की मांग करना एक सामान्य अधिकार है, जैसे ये कोई साधारण मेडिकल चेकअप हो। हाँ, लोग सोचते हैं कि शक हुआ तो करवा लो टेस्ट। वही तो। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था पितृत्व परीक्षण को एक बहुत ही चरम कदम मानती है। ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे किसी भी क्षण केवल एक वहम को दूर करने के लिए शुरू कर दिया जाए। तो अदालतें इसे इतनी सख्ती से क्यों देखती हैं? क्योंकि अदालतों का नजरिया ये है कि एक बार जब आप किसी महिला के चरित्र या एक बच्चे की पहचान पर सवाल उठाते हैं तो उस परिवार का पूरा सामाजिक ताना बाना खतरे में पड़ जाता है। एक सेकंड, मुझे एक बात पूछनी है। अगर किसी व्यक्ति के मन में अपनी पत्नी को लेकर कोई संदेह आ ही गया है तो उसे सच जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब आखिर वो इंसान उस रिश्ते में है, वो उस बच्चे को अपना नाम दे रहा है, उसकी परवरिश कर रहा है, तो क्या वो अदालत जाकर ये नहीं कह सकता कि मेरे मन में एक भारी दुविधा है, मुझे मानसिक शांति चाहिए, कृपया एक डीएनए टेस्ट करवा दीजिए? हाँ, ये तर्क अक्सर दिया जाता है। तो इसे किसी का सामान्य अधिकार क्यों नहीं माना जाता? इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बेहद ऐतिहासिक फैसले में दिया था। मामले का नाम है गौतम कुंडू बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो इस केस में क्या हुआ था? इस मामले ने भारतीय पारिवारिक कानून में एक स्पष्ट लकीर खींच दी। अदालत ने साफ किया कि अगर हर शक, हर वहम या हर पारिवारिक झगड़े को आधार मानकर डीएनए टेस्ट की अनुमति दी जाने लगी तो समाज में एक अराजकता फैल जाएगी। अराजकता मतलब हर कोई अदालत पहुंच जाएगा? बिल्कुल। जरा सोचिए, पति पत्नी के बीच एक मामूली कहासुनी हुई, गुस्से में एक दूसरे पर आरोप लगे और बात सीधे डीएनए टेस्ट तक पहुंच गई। हाँ, ये तो बहुत ही भद्दा हो जाएगा। न्याय व्यवस्था भावनाओं, पल भर के गुस्से या किसी की असुरक्षा के आधार पर फैसले नहीं देती। मतलब अदालत ये कह रही है कि हम आपकी मानसिक शांति के लिए किसी तीसरे व्यक्ति यानी बच्चे को दांव पर नहीं लगा सकते। एकदम सटीक बात कही आपने। डीएनए टेस्ट कोई बुखार नापने के लिए ब्लड टेस्ट कराने जैसा नहीं है जहां लैब गए, सुई चुभी और रिपोर्ट आ गई। ये किसी इंसान के चरित्र पर सीधा प्रहार है। बिल्कुल। अदालत के नजरिए से इस तरह के टेस्ट का आदेश देना अपने आप में एक बहुत गंभीर कानूनी हस्तक्षेप है। तो फिर क्या इसके लिए कोई नियम है? हाँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस प्रक्रिया के लिए एक बेहद कड़ी कानूनी कसौटी तय की है। और वो कसौटी क्या है? मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के नोट्स में इस कसौटी को टेस्ट ऑफ एमिनेंट नीड यानी अपरिहार्य आवश्यकता की कसौटी कहा गया है। अपरिहार्य आवश्यकता मतलब जो टाला ना जा सके। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक ये टेस्ट करना न्याय के लिए बिल्कुल अंतिम और टाला ना जा सकने वाला विकल्प ना बन जाए तब तक अदालत इसकी अनुमति नहीं देगी। ये अपरिहार्य आवश्यकता सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लगता है। तो कोई याचिकाकर्ता अदालत को ये कैसे समझाता है कि उसके मामले में ये एमिनेंट नीड मौजूद है? इसके लिए बाकायदा नियम है, ये हवाई नहीं है। तो क्या इसके कोई स्पष्ट मापदंड हैं या ये सिर्फ जज के मूड पर निर्भर करता है? ये बिल्कुल भी मनमाना नहीं है।
इस कसौटी को पार करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें या कह सकते हैं कि स्तंभ तय किए गए हैं। तो वो शर्तें क्या हैं? थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इनमें से सबसे बुनियादी शर्त ये है कि मामले में एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस, यानी पहली नजर में ही एक ठोस आधार होना चाहिए। पहली नजर में ठोस आधार? इसका व्यवहारिक रूप से क्या मतलब है? क्या पति को अदालत में खड़े होकर सिर्फ अपनी कहानी सुनानी होती है? नहीं, सिर्फ कहानी सुनाने से या जुबानी आरोप लगाने से अदालतें प्रभावित नहीं होती। तो फिर उन्हें क्या चाहिए होता है? जब कोई आवेदन अदालत के सामने आता है तो न्यायाधीश दस्तावेजों, तारीखों, मेडिकल रिकॉर्ड्स या परिस्थितियों को देखते हैं। पहली नजर में ही ये लगना चाहिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें वाकई कोई गंभीरता है। अच्छा, मतलब सिर्फ शक के आधार पर नहीं। बिल्कुल, कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा ठोस साक्ष्य होना चाहिए जो ये संकेत दे के मामले की गहराई में जाना जरूरी है। अगर कोई सिर्फ ये कहे कि मुझे शक है तो आवेदन उसी वक्त खारिज कर दिया जाता है। यानी अदालत ये कह रही है कि पहले धुआं दिखाओ, तब हम आग खोजने की इजाजत देंगे। बहुत सही कहा। बिना किसी ठोस आधार के जांच शुरू नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ दस्तावेज दिखा दिए और एक शुरुआती आधार बना लिया, क्या इसके बाद अदालत तुरंत लाभ को आदेश दे देगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ से कानून की असली सख्ती शुरू होती है। एक बार आधार बन जाने के बाद पति के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस साबित करना। प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस, ये क्या होता है? कानूनी भाषा में इसका मतलब ये साबित करना है कि जिस समय गर्भधारण हुआ होगा उस दौरान पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होने की कोई संभावना ही नहीं थी। मुझे ये बात सच में बहुत हैरान करने वाली लग रही है। कोई व्यक्ति ये कैसे साबित कर सकता है कि कुछ नहीं हुआ? यही तो सबसे पेचीदा हिस्सा है। मतलब बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इसका कोई चश्मदीद गवाह तो होता नहीं है। ये तो एक तरह से संभव को साबित करने जैसी बात हो गई ना। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है अदालत का नॉन एक्सेस को देखने का नजरिया। अदालत ये नहीं सुनती कि हम एक ही घर में रहते थे लेकिन हमारी बात नहीं होती थी, या हम अलग अलग कमरों में सोते थे। तो अगर वो एक ही घर में थे तो क्या होगा? कानून की नजर में अगर पति और पत्नी एक ही छत के नीचे रह रहे थे या उनके बीच मिलने जुलने का अवसर मौजूद था तो ये मान लिया जाता है कि उनके बीच संबंध थे। ओह, तो इस धारणा को तोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। अत्यंत कठिन है। तो फिर ये साबित कैसे होता है? क्या याचिकाकर्ता को कोई टाइम मशीन लानी होगी कि देखो मैं उस वक्त वहां नहीं था? टाइम मशीन नहीं, लेकिन इसके लिए भौतिक और भौगोलिक असंभवता दिखानी पड़ती है। भौगोलिक असंभवता? इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? उदाहरण के लिए पति को ये साबित करना होगा कि गर्भधारण के उन संभावित हफ्तों या महीनों के दौरान वह किसी दूसरे देश में तैनात था। अच्छा, मतलब एकदम अलग देश या शहर में? हाँ, उसके पास अपने पासपोर्ट पर इमिग्रेशन के ठप्पे हों, फ्लाइट की टिकटें हों या विदेश में अपनी कंपनी के हाजिरी रिकॉर्ड हों। तब तो ये साबित हो जाएगा कि वो मिल ही नहीं सकते थे। या फिर एक और उदाहरण लें। मान लीजिए पति किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार था और कई महीनों तक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था, जहां पत्नी से अकेले में मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी, शून्य संभावना। बिल्कुल। जब इस स्तर के अकाट्य प्रमाण दिए जाते हैं जहां शारीरिक संबंध बनाना भौतिक रूप से असंभव साबित हो जाए, केवल तभी अदालत नॉन एक्सेस की दलील को स्वीकार करती है। ओह, तो ये सिर्फ दावों का खेल नहीं है। आपको बाकायदा भूगोल और भौतिक विज्ञान का सहारा लेकर यह साबित करना होगा कि उन दोनों इंसानों का एक जगह पर होना नामुमकिन था। सही कहा। ये वाकई एक पहाड़ तोड़ने जैसा है। लेकिन चलिए एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये साबित करने में सफल हो गया कि वो उस दौरान शहर में नहीं था। क्या अब टेस्ट हो जाएगा? यहीं पर कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ आता है। वो क्या? अदालत ये देखती है कि इस पूरे विवाद में केवल दो वयस्क यानी पति और पत्नी ही शामिल नहीं है। कमरे में एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जिसकी इस पूरी लड़ाई में कोई गलती नहीं है। तीसरा व्यक्ति? आप उस निर्दोष बच्चे की बात कर रही हैं? हाँ, इसलिए अदालत को बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे के सर्वोच्च हित को भी ध्यान में रखना होता है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब भी हम ऐसे केस के बारे में सोचते हैं तो हमारा सारा ध्यान तो पति और पत्नी के झगड़े पर ही होता है। बच्चे की स्थिति के बारे में अदालत क्या सोचती है? अदालत का नजरिया यहाँ बहुत ही सुरक्षात्मक होता है। न्यायाधीश ये विचार करते हैं कि इस डीएनए टेस्ट के परिणाम का उस बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर है असर तो बहुत गहरा होगा। हमारे समाज में नाजायज होने का ठप्पा एक ऐसा कलंक है
जो जीवन भर किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। सच में ये उसके आत्मविश्वास और समाज में उसकी स्थिति को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसीलिए अदालत कभी भी किसी बच्चे को पितृत्व के साये से महरूम करने या उसे नाजायज ठहराने की जल्दबाजी नहीं करती। तो क्या अदालत टेस्ट से इनकार भी कर सकती है? बिल्कुल। अगर अदालत को लगता है कि ये टेस्ट बच्चे के जीवन में एक ऐसा भूचाल ला देगा जिससे वो कभी उभर नहीं पाएगा, तो वो टेस्ट की अनुमति देने से इनकार कर सकती है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा द्वंद्व पैदा होता है ना? कैसा द्वंद्व? एक तरफ वो पति है जो कह रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे सच जानने का हक है। दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसकी रक्षा करना अदालत अपना कर्तव्य मानती है, और साथ ही उस पत्नी की गरिमा भी। अदालत इस रस्साकशी को कैसे सुलझाती है? इस द्वंद्व को सुलझाने के लिए न्याय व्यवस्था एक तराजू का इस्तेमाल करती है, जिसे विधिक नोट्स में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट्स यानी अधिकारों का संतुलन कहा गया है। अधिकारों का संतुलन मतलब दोनों पक्षों को तौलना? हाँ, एक पल्ले पर पति का अधिकार रखा जाता है, यह जानने का अधिकार कि वो बच्चा उसका है या नहीं, और दूसरे पल्ले पर? दूसरे पल्ले पर पत्नी का अधिकार रखा जाता है, अपनी निजता, अपनी गरिमा और समाज में अपने सम्मान की रक्षा करने का अधिकार। अदालत इन दोनों अधिकारों को तौलती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अदालत ये देखती है कि किसका नुकसान ज्यादा बड़ा है? बिल्कुल। अदालत ये आकलन करती है कि क्या सच जानने की पति की ये मांग पत्नी की गरिमा और निजता को पूरी तरह से तहस नहस तो नहीं कर देगी। ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति है। क्या इस प्रक्रिया से होने वाला नुकसान उस सच के सामने आने से मिलने वाले न्याय से कहीं ज्यादा तो नहीं है? कानून हमेशा इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। मतलब न्याय केवल एक पक्ष की जिद पूरी करने का नाम नहीं है? नहीं, बल्कि ये देखना भी है कि उस प्रक्रिया में दूसरे पक्ष का अनुचित हनन ना हो। समझ गया। तो अब तक हमने ठोस आधार, नॉन एक्सेस, बच्चे के हित और अधिकारों के संतुलन पर बात की। लेकिन इन नोट्स में ना एक और टर्म का बार बार जिक्र है जिसने मुझे सच में उलझा दिया है। वो कौन सा टर्म है? वो है नो फिशिंग एक्सपीडिशन। अब इसका सीधा अनुवाद तो मछली पकड़ने का अभियान होता है। अदालत में मछली पकड़ने का क्या संदर्भ हो सकता है? क्या ये कोई कानूनी मुहावरा है? हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस मुहावरे का कानूनी इस्तेमाल। फिशिंग एक्सपीडिशन का मतलब सच में मछली पकड़ना नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अंधेरे में तीर चलाना या बिना किसी सुराग के सिर्फ टटोलना। अंधेरे में तीर चलाना, क्या इसे किसी असल जिंदगी के उदाहरण से समझा जा सकता है? बिल्कुल। मान लीजिए पति और पत्नी के बीच रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। पति तलाक चाहता है, लेकिन उसके पास तलाक लेने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। अक्सर ऐसा होता है। साथ ही वो पत्नी को गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहता। ऐसे में वो एक चाल चलता है। कैसी चाल? वो सोचता है कि चलो अदालत में डीएनए टेस्ट के लिए एक अर्जी लगा देते हैं। अगर पत्नी घबराकर टेस्ट देने से मना कर दे तो मैं कहूंगा कि देखो ये डर रही है, मतलब दाल में कुछ काला है। ओह, और अगर वो मान जाए तो? और अगर वो मान जाए तो क्या पता लैब की रिपोर्ट से कोई ऐसी बात निकल आए जिससे मैं उसे चरित्रहीन साबित कर सकूं। बाप रे, मतलब वो अदालत का इस्तेमाल अपने लिए सबूत गढ़ने की एक मशीन के तौर पर कर रहा है। एकदम सही। उसके पास पहले से कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ एक जाल फेंक रहा है ये सोचकर कि शायद कोई मछली यानी कोई सबूत फंस जाए। अच्छा, तो इसे ही कानूनी भाषा में फिशिंग एक्सपीडिशन कहते हैं। हाँ, अदालतें न्याय देने के लिए बैठी हैं। वे आपके आधारहीन शकों को सच साबित करने के लिए आपके लिए सबूत जुटाने वाली कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी नहीं है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसीलिए कानून इस तरह के दुर्भावनापूर्ण प्रयासों को बेहद सख्ती से रोकता है। इन सभी शर्तों को सुनकर एक बात तो साफ है कि ये कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसे आसानी से खोला जा सके। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि जमीन पर यानी ट्रायल कोर्ट्स में ये सब कैसे काम करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के जो अनुभव नोट्स में साझा किए गए हैं,
वे असल जिंदगी की क्या तस्वीर पेश करते हैं? उनके अनुभव एक बहुत ही कड़वी और जमीनी सच्चाई को सामने लाते हैं। कड़वी सच्चाई। दुर्भाग्य से कई बार पितृत्व का ये पूरा मुद्दा न्याय पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महिला पर दबाव बनाने, उसे ब्लैकमेल करने या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उठाया जाता है। ये तो बहुत ही भयानक है। जब संपत्ति के बंटवारे का विवाद हो या पत्नी अपने हक का गुजारा भत्ता मांग रही हो, तो पति पक्ष अक्सर पितृत्व पर सवाल उठाने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो उनका मकसद शायद ये होता होगा कि महिला समाज में अपनी बदनामी के डर से पीछे हट जाए। बिल्कुल यही मानसिकता होती है। वे सोचते हैं कि चरित्र पर सवाल उठने से महिला डर जाएगी, अदालत के चक्करों से घबरा जाएगी और अपने कानूनी अधिकारों की मांग छोड़कर किसी भी अनुचित समझौते पर हस्ताक्षर कर देगी। हाँ, ये किसी भी इंसान की गरिमा को तोड़ने का एक बहुत ही भयानक तरीका है। इसीलिए अदालतें इन मामलों में एक बहुत मजबूत ढाल का काम करती हैं। वे इस तरह की प्रवृत्तियों को शुरुआती चरण में ही कुचल देती होंगी। बिल्कुल। तो अगर हम कानूनी रणनीति की बात करें, मान लीजिए कोई वकील किसी महिला की तरफ से यानी प्रतिवादी की तरफ से केस लड़ रहा है और उसके सामने ऐसा ही कोई बेबुनियाद आवेदन आ जाता है, तो इन नोट्स के हिसाब से उसकी सबसे प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए? महिला के वकील के लिए सबसे कारगर रणनीति यही है कि वो आवेदन को शुरुआत में ही, जिसे कानूनी भाषा में थ्रेशोल्ड कहते हैं, वहीं पर रोक दे। थ्रेशोल्ड पर रोकने का क्या मतलब है? उसे अदालत के सामने उन 5 बिंदुओं के आधार पर कड़ी आपत्ति दर्ज करनी होती है। वकील को ये स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि पति का आवेदन अपरिहार्य आवश्यकता की कसौटी के आसपास भी नहीं फटकता। यानी वकील अदालत से ये कहेगा कि इसमें न तो कोई ठोस आधार है और न ही पति ये साबित कर पाया है कि वो उस दौरान वहां मौजूद नहीं था। हाँ, और साथ ही उसे ये भी साबित करना होगा कि ये पूरा आवेदन केवल एक फिशिंग एक्सपीडिशन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य महिला को प्रताड़ित करना और बच्चे के भविष्य को खतरे में डालना है। और अगर वकील अदालत को ये समझाने में सफल हो जाता है तो अदालत बिना कोई मेडिकल प्रक्रिया शुरू किए उस आवेदन को सिरे से खारिज कर देती है। और अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें, मान लीजिए कोई वकील याचिकाकर्ता यानी पति की तरफ से ये केस लड़ रहा है और पति सच में पीड़ित है, तो उस वकील के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? उस वकील के लिए रास्ता बहुत ही दुर्गम है। मतलब उसे वो 5 शर्तें पूरी करनी होंगी। हाँ, उसे ये भली भांति समझना होगा कि वो अदालत से एक बहुत ही असाधारण आदेश की मांग कर रहा है। उसे उन सभी शर्तों को एक एक करके अत्यंत ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करना होगा। कोई गुंजाइश नहीं। अगर वो नॉन एक्सेस के अकाट्य प्रमाण नहीं दे पाया या अदालत को जरा सा भी ये लगा कि इसमें केवल बदले की भावना छिपी है, तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी दलीलों में कोई भी झोल नहीं होना चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इन पूरे विधिक नोट्स को एक नजरिए में समेटने की कोशिश की जाए तो ये पूरा कानूनी ढांचा वास्तव में पारिवारिक विवादों को अनावश्यक रूप से बदसूरत, अभद्र और अपमानजनक होने से बचाने का एक बहुत ही जरूरी कवच है। बहुत खूब कहा आपने। ये लोगों को अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने या अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान का दुरुपयोग करने से रोकता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? हम अक्सर आम बोलचाल में सोचते हैं कि न्याय व्यवस्था का काम केवल सच सामने लाना है, हर हाल में सच को खोजना। हाँ, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सच की हमेशा जीत होनी चाहिए। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि अदालत का काम एक अंधेरे कमरे में सच की टॉर्च जलाना है। लेकिन इन विधिक स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही अलग और परिपक्व नजरिया सामने आता है। वो कैसा नजरिया? न्याय व्यवस्था का काम केवल सच खोजना नहीं है, उसका काम ये भी देखना है कि उस सच को सामने लाने की क्रूर प्रक्रिया में किसी निर्दोष की जिंदगी हमेशा के लिए ना बर्बाद हो जाए। विशेषकर उस मासूम बच्चे की जिसका इस पूरे पति पत्नी के विवाद में रत्ती भर भी दोष नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई सच जानने की कीमत एक बच्चे का भविष्य और एक महिला का जीवन भर का आत्मसम्मान है, तो भारतीय कानून ऐसे विध्वंसक सच को खोजने की अनुमति इतनी आसानी से नहीं देता। मतलब न्याय सिर्फ सच नहीं है, वो सुरक्षा भी है। न्याय का अर्थ सिर्फ सत्य का उद्घाटन नहीं है, बल्कि न्याय का अर्थ सुरक्षा और मानवीय गरिमा का संरक्षण भी है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम सार के रूप में देखें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट है। डीएनए पैटर्निटी परीक्षण यकीनन आधुनिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यह हमें कुछ ही दिनों में निर्विवाद और अकाट्य सत्य दे सकता है,
जो दशकों पहले संभव नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कानूनी रूप से अदालत के कटघरे में ये कोई आम हथियार या खिलौना नहीं है। ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। आपने बिल्कुल सही उपमा दी, ब्रह्मास्त्र। और जैसा कि हम अपनी पौराणिक कथाओं में भी सुनते आए हैं, ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के नियम बहुत कड़े होते हैं। और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल छोटी-मोटी लड़ाइयों या रोजमर्रा के विवादों में नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसे केवल तभी म्यान से निकाला जा सकता है जब सारे सामान्य हास्ते बंद हो चुके हों और जब न्याय के लिए ऐसा करना अनिवार्य आवश्यकता बन जाए। हाँ। और वो भी तब जब ये पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि इस अस्त्र के चलने से पूरी सृष्टि, यानी वो छोटा सा परिवार और उस बच्चे का जीवन अकारण ही नष्ट नहीं होगा। अदालतें इस अस्त्र की चाबी बहुत संभाल कर रखते हैं। न्यायपालिका की ये सतर्कता समाज के व्यापक हित में है। ये सुनिश्चित करती है कि विज्ञान इंसानियत की सेवा करे, ना कि उसे नष्ट करने का साधन बने। ये चर्चा हमें विज्ञान और कानून की सीमाओं को समझने में बहुत मदद करती है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो शायद इन कानूनी पन्नों, सबूतों की फाइलों और अदालत की भारी भरकम बहसों से थोड़ा आगे जाता है। वो क्या विचार है? जरा सोचिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी पति ने अदालत में वो सभी 5 मुश्किल शर्तें साबित कर दी। उसने ठोस आधार भी बना लिया और नॉन एक्सेस भी साबित कर दिया। अदालत ने भी अपरिहार्य आवश्यकता को मान लिया और भारी मन से ही सही डीएनए टेस्ट का आदेश दे दिया। पूरी मेडिकल प्रक्रिया हो गई। लेकिन क्या उसके बाद वो परिवार कभी पहले जैसा हो सकता है? ये एक बहुत ही चुभने वाला और वास्तविक सवाल है। कानूनी जीत या हार अपनी जगह है, लेकिन एक मानवीय सच अपनी जगह। डीएनए की रिपोर्ट चाहे जो भी आए, मान लीजिए रिपोर्ट पति के पक्ष में आती है और उसका शक सही निकलता है, या फिर रिपोर्ट ये साबित करती है कि पत्नी बिल्कुल बेदाग थी और पति का शक पूरी तरह निराधार था। रिपोर्ट का नतीजा कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अदालत के दरवाजे तक पहुंचने, एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालने और उस मेडिकल टेस्ट के ठंडे कमरे से गुजरने की जो पूरी प्रक्रिया है, क्या वो अपने आप में उस अदृश्य धागे को, उस विश्वास को हमेशा के लिए नहीं तोड़ देती जिस पर कोई भी रिश्ता टिका होता है? बिल्कुल तोड़ देती है। क्या विज्ञान हमें वो सच तो दे देता है जिसकी हम जिद कर रहे थे, लेकिन हमेशा के लिए हमारे रिश्तों की कीमत पर? क्या एक बार टूटे हुए विश्वास और आत्मसम्मान को किसी लैब की पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट से वापस जोड़ा जा सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है जो विज्ञान, कानून और इंसानी रिश्तों के इस बेहद जटिल टकराव को देखता है। वाकई, अदालतें सबूतों के आधार पर अपना अंतिम फैसला दे सकती हैं, लेकिन जो दरारें रिश्तों की बुनियाद में आ जाती हैं, उन्हें भरने का कोई भी कानूनी या वैज्ञानिक प्रावधान आज तक नहीं बना है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विज्ञान की शक्ति, कानून की मर्यादा और मानवीय भावनाओं के इस नाजुक चौराहे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ। सुरक्षित रहें और सोचते रहें।